दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ खास बातें बताने वाले हैं जो आप सोच रहे हैं। मित्रों, 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 के सब कैटेगरी 12,091 के सुप्रीम कोर्ट अपडेट के इस क्रम में आज लेकर हम आए हैं एक ऐसा विषय जिस विषय पर आप भी मंथन कर रहे हैं। आप जरूर सोच रहे होंगे कि डबल बेंच से जो ऑर्डर हमारे विपरीत आया है, हमारे विपक्ष में आया है, उसमें क्या कमियां खोजा जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके और 12,091 को जीत दिलाया जा सके और किस तरह से पैरवी किया जाए। तो मित्रों, थंबनेल में जैसा कि आप देख रहे हैं, डीबी ऑर्डर की ये कमियां सुप्रीम कोर्ट में दिलाएंगी 12,091 को जीत। बस पैरवी में करना है ये काम। तो मित्रों, इसी विषय पर आज हम आपको रूबरू कराएंगे। इस विषय से अगर आप 12,091 के लिस्ट में शामिल हैं और सुप्रीम कोर्ट में याची बन गए हैं तो आपके लिए यह खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको हम यह भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में डीबी ऑर्डर को चैलेंज किया जा रहा है, किन किन बिंदुओं पर चैलेंज करना चाहिए जिससे कि हमें जीत हासिल हो सके। जैसा कि आप जान रहे हैं कि सिंगल बेंच से हमें जीत मिली थी, काउंसलिंग और नियुक्ति का आदेश भी हो गया था, लेकिन सरकार स्पेशल अपील दाखिल करके डिवीजन बेंच में चली गई थी। अश्विनी कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में जो बेंच बैठी थी, उस बेंच ने सरकार के उस झूठ के पुलिंदे को मोहर लगाते हुए और सिंगल बेंच के ऑर्डर को समाप्त कर दिया, यानी पलट दिया था। ऐसे स्थिति में हमारे जो 12,091 के साथी थे, जो उत्साहित थे वो हतोत्साहित हो गए और आशान्वित थे वो निराश हो गए। तो मित्रों, अब चूंकि डबल बेंच से हम हार चुके हैं तो सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला चला गया है। तमाम एसएलपी दाखिल हो गई हैं, डायरी नंबर भी मिल चुका है और एसएलपी नंबर भी कुछ सीटों को मिल चुका है। तो इन एसएलपी जो दायर हुई हैं उनमें जो रिट दाखिल की गई है, एसएलपी दाखिल की गई है, वहाँ विद्वान वकीलों ने अपना जो मतलब रिट दाखिल किया है उसमें जो मुख्य बातें रखी हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे और इन इन कमियों की बात करेंगे जो डबल बेंच के ऑर्डर में आई हैं। मित्रों, अगर हम सबसे पहले उन बिंदुओं पर बात करें जो बिंदु डीबी में ऑर्डर के बाद सुप्रीम कोर्ट में रखा जा सकता है और चैलेंज के दौरान, आर्गूमेंट के दौरान, बहस के दौरान वही जीत भी 12,091 को दिला सकती है। तो मित्रों, सबसे पहला बिंदु है कि कोर्ट ने कहा इतना लंबा समय हो गया है, 13 साल के बाद हम नियुक्ति और काउंसलिंग का आदेश नहीं दे सकते हैं, जबकि यह बात उनकी तर्क संगत नहीं है, ना ही विधि सम्मत है। कारण यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, नागरत्ना की बेंच ने ऑर्डर दिया, परमादेश दिया अनुच्छेद 32 के तहत कि इनके ग्रीवांस का निर्धारण किया जाए, तो जो देरी हुई थी वो वहीं समाप्त हो गई थी। और जो 13 वर्ष की देरी के बाद हाई कोर्ट कह रहा है, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वो निरादर कर रहा है, यानी अवहेलना कर रहा है। वहीं सिंगल बेंच ने जो सुप्रीम कोर्ट के नागरत्ना मैडम का आदेश था उसको फॉलो करते हुए काउंसलिंग और नियुक्ति का आदेश दिया था। तो यहाँ एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है डबल बेंच और सिंगल बेंच के ऑर्डर में, जहाँ सिंगल बेंच का जो ऑर्डर है वो डबल बेंच पर भारी पड़ रहा है। जहाँ तक असमर्थता व्यक्त करना डबल बेंच की, ये सिंगल बेंच के ऑर्डर के बाद, तो मित्रों ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, इस पर हम जीत सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वो ऑर्डर, जिस दिन ऑर्डर हुआ था 66,655 का ब्रेकअप लाने के लिए, और जज महोदय ने कहा था कि आप हमें लिखित ब्रेकअप दीजिए और डाटा सहित दीजिए, यानी डाटा लाइए, कितने शिक्षक कहाँ नियुक्त किए हैं आपने। बार बार कोर्ट के कहने के बाद सरकार और सरकारी वकील उस डाटा को पेश नहीं किया कोर्ट में। उसके बावजूद कोर्ट ने उस सरकार के पक्ष में ऑर्डर दे दिया। इस बात को वहाँ रखा जा सकता है। ये डबल बेंच के ऑर्डर की बहुत बड़ी कमी है। और हम आपको बता दें जो अन्य बिंदु हैं उस पर भी अगर हम बात करें मित्रों, तो इन्होंने कहा है कि कंटेम्प्ट खारिज हो गया था। तो कंटेम्प्ट अगर खारिज हो गया था मित्रों,
तो कंटेम्प्ट रिव्यू के बाद ही तो अनुच्छेद 32 के तहत लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के जज ने आर्डर दिया था कि इनके ग्रीवांस का निर्धारण हाई कोर्ट द्वारा किया जाए। हाई कोर्ट के द्वारा जो किया जाना था वो डबल बेंच ने नहीं किया, बल्कि डबल बेंच ने सरकार के दबाव में आर्डर दे दिया। इस बात को वहाँ रखा जा सकता है। दूसरा बिंदु यह है कि प्रदेश के महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा इस समय जो है प्रदेश सरकार के न्याय विभाग के अगुआ हैं, और वहीं अश्वनी कुमार मिश्रा उनके सगे भाई हैं, और वो डबल बेंच में 12/091 का केस देख रहे थे। तो सरकार के रिश्ते को उजागर करते हुए और यहाँ आर्गूमेंट किया जा सकता है। यह बहुत बड़ी कमी है कि चूंकि सरकारी अधिवक्ता जो महाधिवक्ता हैं वो चूंकि अश्विनी कुमार मिश्रा से संबंध रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सरकार की बात को मनवाने में कोर्ट से सफल रहे हैं। यह भी एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा यह हो सकता है मित्रों कि 12/091 के गिरवांश को निर्धारण करने के लिए कोर्ट कहा था, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सिंगल बेंच की शमशेरी महोदय की बेंच ने उस गिरवांश को निर्धारण किया, पूर्णतः न्याय 12/091 को दिया, किसी को कट नहीं किया, ना ही पटिशनर बेनिफिट दिया। इस आधार पर वहाँ एक सशक्त साधन यानी सशक्त हस्ताक्षर के रूप में 12/091 मौजूद है, न कि कहीं असमर्थता के रूप में। और ये जो है एक आर्डर नहीं है डबल बेंच का, एक असमर्थता है। जज ने असमर्थता जताया है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, कई चीज़ों का हवाला दिया है। वहीं एक अन्य बिंदु है कि जिले की कटाप से केवल 391 लोग जो है ऊपर पाए गए थे, उनको नियुक्ति सरकार ने दे दिया। अब इन लोगों का दावा नहीं बनता है 12/091 के अन्य लोगों का। तो सरकार ने ही उस लिस्ट को बनाया जिस लिस्ट में साफ साफ लिखा है कि जिलों के मास्टर डाटा को लेकर के, और ये 12/091 के लोग जनपद तथा जनपदों में तत्समय जिले के कटाव से ऊपर पाए गए हैं और ये योग्य हैं। ऐसे स्थिति में सरकार ही कह रही है कि ये योग्य हैं, और सरकार ही कह रही है कि 391 ही योग्य हैं। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट 391 को योग्य माना और 12/091 में बचे लोगों को योग्य नहीं माना। तो यह भी बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे को वहाँ रखा जा सकता है। रह गई 90/105 की बात, तो 90/105 कभी कोर्ट में था ही नहीं। कोर्ट की लड़ाई तो 12/091 लड़ रहा था, उसे यह कहकर खारिज किया गया कि 13 साल बाद हम नियुक्ति और काउंसलिंग नहीं दे सकते। तो 90/105 तो 2024-23 में कोर्ट में आया, तो उसे कैसे न्याय मिल सकता है मित्रों। धन्यवाद।